हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन 14 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियो जाकर देख लो, जो थी हमने प्रीवियस वाले वीडियोस में कवर की है वो भी क्लियर करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है, शो दैट द वेक्टर, ये कोई वेक्टर है। पहले जो भी वेक्टर दिया जाए उसको लेट ए बार इक्वल टू हमने लिख लेना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है सॉल्यूशन, ठीक है, is equally inclined to the axis OX, OY, OZ। मतलब ये जो XY Z और एक्सिस है, XY Z एक्सिस जो हमारा है उसको इक्वली इंक्लाइंड ऐसे बोला गया है। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड, मान लो ये हमारा वही Y एक्सिस, ये हमारा Z एक्सिस, और मैं यहाँ पर एक मेरा X एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, तो हमको पता ही है। कोई वेक्टर है A बार, ठीक है, वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उसने एक्स एक्सिस से, ये ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ओ वाई मतलब वाई एक्सिस, ओ जेड मतलब जेड एक्सिस, ये जो एंगल बनते थे हमारे, क्या लिखा था हमने, अल्फा बीटा और गामा, वो इक्वल होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। मुझको बताओ ये अल्फा बीटा गामा कैसे निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए तो हो जाएगा। तो चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, हमने ये देखा था ना। डायरेक्शन कोसाइंस आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। तो बस पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। सही है ना। क्वेश्चन ले लिया आपने आई के लिए, ये आ जाएगा √3। तो मॉड ए मिल गया आपको √3। तो ए कैप कैसे बनता है हमारा, ए कैप, ए बार को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हो। ए बार क्या है आपका, आई जे के कैप प्लस, राइट। मॉड ऑफ ए क्या है आपका, √3। तो अगर मैं √3 अब सेपरेट कर देता हूँ सबको, आई को भी सेपरेट कर दूंगा, जे को भी सेपरेट कर दूंगा, के को भी सेपरेट कर दूंगा, ये आ जाएगा 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के। समझ रहे हो ना, ये बना ए कैप। अब मुझको बताओ देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन जो रहेंगे हमारे ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। जो यूनिट वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट √3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये रहेंगे। हमको डायरेक्शन कोसाइन हमने बताया था कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा रहेंगे, समझे हो। आई के पास वाला कॉस अल्फा रहेगा, जे के पास वाला कॉस बीटा, के पास वाला कॉस गामा, मतलब ये एलिमेंट, ठीक है। हमने डायरेक्टली एलिमेंट ना लिखते हुए ये लिख दिया। मुझको बताओ अगर किसी एंगल की कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/√2 है, इसका मतलब क्या हो गया, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्टली सेम है विथ साइन, राइट। अब मुझको बताओ अगर cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। और अगर cos अल्फा इक्वल टू cos गामा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू गामा हो गया। अब बताओ अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, मतलब ये अल्फा इक्वल टू गामा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये क्या है, डायरेक्शन एंगल से, डायरेक्शन एंगल से ना। therefore as a bar direction angles are equal, और डायरेक्शन एंगल्स इक्वल है मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो गया ना। यही तो बताना था एंगल इक्वल, इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये जो एंगल्स उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए हैं वो सारे इक्वल हो जाना चाहिए। वो तो हम बता चुके हैं, सिंपल है। therefore a bar is equally inclined to OX, OY एंड OZ एक्सिस, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको, हम प्रूफ कर दिए हैं इसको, बस ब्रैकेट बना लेंगे बढ़िया से और हेंस प्रूफ लिख देंगे, क्लियर। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है अभी 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है आपको, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the points P and Q whose position vectors are
रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। अब यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर्स के बारे में। ऐसे पॉइंट्स मान लो जो हमने 10th में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, वो उसमें x1 y1 और x2 y2, क्योंकि 2 डायमेंशन तक हम 10th में पढ़े थे, फटाक से 10th करेंगे। अगर किसी पॉइंट ने ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई पॉइंट है मान लो P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका हमने फॉर्मूला बना लिया था, x इक्वल टू क्या रहेगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, मतलब जो रेशियो इसका सम लेते हो। इन शॉर्ट आपने x निकालने के लिए क्या कर लिया, x2 और x1 दोनों पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स के क्या किया, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y के लिए क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट्स ले लोगे, फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, बाकी फॉर्मूला उस जैसा ही रहेगा। ये फॉर्मूला हम बोलते थे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला याद है, सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनल डिवीजन का हो गया क्योंकि बीच में प्लस है। एक्सटर्नल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में माइनस रख देना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवीजन, राइट, समझ रहे हो, माइनस रख दोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन, पॉजिटिव रखोगे तो इंटरनल डिवीजन। तो सेम टाइप हम यूज करेंगे वेक्टर्स के, ठीक है, समझ रहे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स p एंड q। चलो p और q पॉइंट्स निकालो। आप पहले आपको क्या बोला गया है, एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट p को और q को, हमको पॉइंट r के निकालना है, ठीक है, पॉइंट r है, और बोला है हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r निकालना है, इस पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब स्मॉल r पर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल p बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा स्मॉल q बार, ठीक है। हम सिर्फ याद कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की इतनी जरूरत नहीं है, जाकर भी ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। आपको पॉइंट p और q के पोजीशन वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, i प्लस 2j माइनस k, तो पॉइंट आपका जो p बार है वो है i प्लस 2j माइनस k, सही है। और जो आपका q बार है, मतलब पॉइंट q का, वो है i माइनस j प्लस k, क्या, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए गए। तो बस जैसे पॉइंट के लिए लेते थे आप, जैसे पॉइंट के लिए लेते थे, बस उसी तरीके से वेक्टर के लिए भी ले लो, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब फॉर इंटरनल डिवीजन, मान लो m/n में डिवाइड किया है तो फॉर्मूला उस तरीके से ही आएगा। कैसे, जो पॉइंट है बीच वाला उसका पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू m इंटू क्रॉस वाले पॉइंट का, मतलब नेक्स्ट वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, m इंटू क्यू और n इंटू पी बार, ठीक है, m इंटू क्यू बार प्लस n इंटू पी बार अपॉन m प्लस n, समझ गए। ये हुआ आपके इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। साइड में हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, चलो पहले इंटरनल कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जाए। अब यहाँ पे हमको रेशियो दिया है, रेशियो कितना दिया है, 2:1, तो m आएगा आपका 2, n आएगा 1, बस फॉर्मूला में हमको रख देना है। चलो फिर r बार क्या बनेगा आपका, लिखो जल्दी जल्दी, 2 इंटू क्यू बार लिखना पड़ेगा, 1 इंटू पी बार लिखना पड़ेगा अपॉन 2 प्लस 1, सिंपल। क्यू बार क्या है आपका, i प्लस j माइनस k, सिंपल है। पी बार क्या है आपका, सॉरी पहला क्यू है दूसरा पी, कोई टेंशन नहीं, हम इसको उठाकर इधर रख देते हैं। पी क्या है हमारा, i प्लस 2j माइनस k, समझे, और बस अब इसको सॉल्व कर लेना। अब आपको तो पता ही कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2i 2j माइनस 2k, 1 से मल्टीप्लाई करो i 2j माइनस k, बाद में लास्ट में कैप लगाते जाओ उसमें क्या, अब ये 2i प्लस i
अपॉन में तो 3 चल रहा है, 3i प्लस 2j प्लस 2j 4j माइनस के माइनस 2k माइनस 1k माइनस 3k अपॉन 3, ये मिल गया r बार आपको। आप चाहो तो सेपरेट कर दो, नहीं करना है तो रहने दो, कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा i क्या, 3 सेपरेट करोगे तो 3 3 कैंसिल, ये 4/3 j कैप, ये 3 3 कैंसिल माइनस k कैप, मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r which is dividing point p and q in the ratio 2:1 internally। समझ गए, इंटरनली के लिए हमारा बन गया फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। हम सॉल्यूशन से स्टार्ट किए समझे, यहाँ से हमने हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट किया क्वेश्चन का, ये फर्स्ट वाले के लिए हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अब सेम एक्सटर्नल डिवीजन से प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड सॉल्व करते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, फिर से r बार इक्वल्स टू m, q बार माइनस आ जाएगा सिर्फ n, p बार अपॉन m माइनस l, रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दो, ये 2 आएगा माइनस ये 1 आएगा अपना, p बार अपॉन 2 माइनस 1, q बार क्या है हमारा, ये है, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, सही है। फिर हमारा p बार क्या है, ये है, ये हमारा p बार है, हम उसको भी लिख देंगे, समझे हो। बस अब कैलकुलेशन हमको करते जाना है, और क्या, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2i प्लस 2j माइनस 2k, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज होंगे ना ब्रैकेट में के, तो माइनस i माइनस 2j प्लस क्या आ जाएगा, क्या बाद में लगा लेना, क्या भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स है हमारे, 2i माइनस i 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2k प्लस के माइनस के क्या बन जाएगा, ये हमारा r बार बन गया कर्व फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, समझ रहे हो, क्योंकि ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया था ना, अब डिनोमिनेटर में 1 थोड़ी लिखते बैठोगे, ये मिल गया जब एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। समझ रहे हो, जो कितना सिंपल है, सिंपल है। और जैसे पॉइंट मिड पॉइंट के लिए लेते थे आप मिड पॉइंट, ठीक है, यही क्लियर करते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा हमारा, तो सेम वैसे याद रखना है, पॉइंट ए है बी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना, आप क्या करोगे, x निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, x को y क्या होता था, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, सही है ना। तो सेम इधर भी लगाओगे, अब पॉइंट के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अगर 3 डायमेंशन पॉइंट हो जाएंगे z1 आ जाएगा, z2 z1 और ये सिर्फ z कॉमा z, तब भी जो हमारा 2 डायमेंशन के लिए चल रहा था वो 3 डायमेंशन के लिए भी चलेगा, सेक्शन फॉर्मूला भी और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पॉइंट्स के लिए, ठीक है, पॉइंट्स के लिए। अगर मुझको इस केस में निकालना है तो मैं यहाँ z वो x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख दूंगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख दूंगा, इस टाइप से लिख दूंगा, समझ लो, और z1 के लिख दूंगा, z के लिए लिख दूंगा z1 प्लस z2 प्लस z3, समझ रहे हो ना। हाफ किया है मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूला है इसलिए तीनों का एडिशन बाय हाफ, सेक्शन फॉर्मूला रहेगा तब भी वैसे ही करेंगे हम, जो हम अभी ऊपर हमने x और y के लिए लिखवाया ना, जो हम 10th में करते थे, वैसे z के लिए भी बन जाएगा, ठीक है, z के लिए भी बन जाएगा, अगर पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो तो एक्सटर्नल के माइनस, अगर पॉइंट के लिए बोलो, और मैंने ये आगे जो लिखवाया है किसके लिए लिखवाया है, ये वेक्टर के लिए, ठीक है, वेक्टर के लिए। तो सिमिलरली अब डिवीजन जो हमने बताया अभी मिड पॉइंट के लिए, तो मिड पॉइंट के लिए फिर से वही, कोई ए बार है उसका वेक्टर ए बार है, कोई पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर बी बार है, कोई पॉइंट सी है जो मिड पॉइंट है
मिड पॉइंट। तो सी बार का पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार बाय 2, मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का सम का हाफ। ठीक है, याद रख लेना हमको, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर के लिए, मतलब ये पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वैसे हमारा किसके लिए लगा रहे हैं हम, मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या बोला गया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स। सीधा सीधा आप पॉइंट से भी लगा सकते हो जैसे मैंने बताया, या तो फिर पी बार निकालो, स्मॉल पी बार क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4j। हमने बताया था ना, पॉइंट दिया हो तो उसको आई जे के लगा दो, उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू बार कैसे लगाओगे, पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आई जे के लगाओ, मिल गया। और अभी मिड पॉइंट देखा है हमने, राइट, लेट सी इज मिड पॉइंट ऑफ, है ना, मिड पॉइंट बोल रहे ना, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। तो सी बार क्या जाएगा, सी बार आपका पी बार प्लस क्यू बार बाय, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा ना सी बार, यानी बस एडिशन कर देना हमको, क्या करना है, तो पुट करो और कर दो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आएगा, ये 6 आएगा, 6 आए प्लस 4j प्लस 2k, सही है ना, एडिशन कर दे अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो सबको, तो 3 आए प्लस 2j प्लस k, क्या ये मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट p एंड q। बस इसको लिख लेना, therefore position vector of midpoint of midpoint of point A, P and Q is 3i plus 2j plus k। ठीक है, क्लियर। बस हमेशा की तरह हम इसको ब्रैकेट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, जो ऊपर का था वो तो सॉल्यूशन सिंपल है, देखो कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, आपको बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए, तो मैं ए बार निकाल लेता हूँ, 3i माइनस 4j माइनस, पहले गिवन लिख लो, जो दिया होता है वो लिखते जाओ। बी बार का दिया है गिवन में 2i माइनस j प्लस के, सही है। और सी बार का दिया है आपको i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, गिवन है हमारा, सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप, ये हमको गिवन दिया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब हमको पॉइंट ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है ये प्रूफ करना है, ये ए ये बी, ऐसे रिस्पेक्टिवली बोला मतलब बी पे बनाना, ठीक, वो तो किस पे भी बने हमको क्या लेना। अब राइट एंगल ट्राइंगल, अब वेक्टर आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, ए बी ये वेक्टर निकालता हूँ, ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, निकाल सकेंगे ए बी बार, हम ए बी बार निकाल सकेंगे क्या, निकाल सकेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे बी बार माइनस ए बार। वेक्टर ए बी बार मिल जाए तो उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो लेंथ ऑफ ए बी मिल जाएगी मुझको, मॉड ऑफ ए बी बार, राइट, लेंथ ऑफ बी सी मिल जाएगी मॉड ऑफ बी सी बार, लेंथ ऑफ ए सी मुझको मिल जाएगी क्या, मॉड ऑफ ए सी बार, निकाल सकते हैं ना। बस अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई करके कि मॉड ऑफ ए बी बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी सी बार स्क्वायर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी बार स्क्वायर, तो हम बोल देंगे कि पॉइंट ए बी सी जो है वो वर्टाइसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। समझ में आ रहा है, और रिस्पेक्टिवली वर्ड लग गया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पॉइंट बी पे होने वाला है, रिस्पेक्टिवली मतलब उसी सीक्वेंस में ए बी और सी, एक के बाद एक, ठीक है। सिर्फ इतना बोला होता है एबीसी वर्टाइसेस है तो हमको तीनों निकालने पड़ते हैं, ए बी
BC और AC का मैग्नीट्यूड वो तो निकालना ही पड़ता है, पर तीनों के लिए चेक करना पड़ता है कि इन दो का स्क्वायर का सम थर्ड वाला है, फिर उससे जहां पर ये 90 डिग्री आया है ना वो पॉइंट बदल जाता है। ठीक है, चलिए फिर AB बार निकालना शुरू करते हैं फटाफट। डायरेक्ट लिखते हैं B माइनस ए करोगे 2 माइनस 3 माइनस 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप प्रॉपरली पुट करके लिखना है ना, ऐसे प्रॉपरली पुट करके लिखना, सॉल्व करना। नीचे साइड में सिर्फ लिख कर दिखाया मैंने, शॉर्टकट करोगे मार्क्स मिलेंगे नहीं, अभी हमको टाइम बचाना है, सिंपल कैलकुलेशन हम मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते इसलिए कर रहे हैं। -1 + 4 + 3j, समझ लो, +1 + 4 + 5, ये मिल गया हमको AB बार। अब इसका मैग्नीट्यूड फटाक से निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगा √(-1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर), सही है, जो कि बन गया हमारा 1 + 9 + 25, जो कि बन गया √35। मॉड ऑफ AB बार मिल गया। चाहो तो स्क्वायर भी निकाल के रख सकते हो 35, इसको हम ब्रैकेट बनाकर रख लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 दे दे रहे हैं। अब हम BC बार निकाल लेंगे, B माइनस C माइनस B करना पड़ेगा ना, C बार माइनस B बार, सही है, C बार माइनस B बार, तो कितना आएगा 1 - 2, -1 आने वाला है, यहाँ लिख देते हैं -1, -3 + 1 -2, -5 -1 -6, सही है, बस -1 -2 -6 लगा देना, -1 -2 -6, K कैप G कैप I कैप, ये मिल गया हमको BC बार, सिंपल है। मॉड ऑफ BC बार हम निकाल लेंगे, जल्दी से निकालो, √(-1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 + 4 + 36, जो कि बन गया आपका 41। मॉड ऑफ BC बार, अब स्क्वायर कर दो तो BC बार के मॉड का स्क्वायर कितना बन जाएगा 41, इसको भी हम ब्रैकेट कर लेंगे। अब AC बार निकालते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AC बार मतलब C माइनस A, C माइनस A कर दो, I -3 कितना आएगा -2, -3 + 4 आ जाएगा आपका 1, -5 + 4 आ जाएगा -1, सही है ना, -2 फिर ये +1 -2 1 -2 1 -1, K लगाते जाओ, इसको J लगा लो, इसको I लगा लो, सही तो लिखा है, हाँ सही लिखा है, बस अब क्या मैग्नीट्यूड निकालो, AC, ये तो AC बार बन गया ना, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, सही तो लिखा है। चलो सॉल्व तो कर लो, दिखे तो सही क्या आ रहा है, क्या आएगा √4 + 1 + 1, जो कि होगा √6, मॉड ऑफ AC स्क्वायर AC, अब AC स्क्वायर कितना आ जाएगा मॉड ऑफ AC स्क्वायर 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 1 2 3 को लिखो, आपको स्क्वायर्स वगैरह समझ में आएगा कौन सा किसका है, तो रिस्पेक्टिवली नहीं भी दिया है तो AB बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ AB बार स्क्वायर, मॉड ऑफ BC बार स्क्वायर, मॉड ऑफ AC बार स्क्वायर, किस दो का स्क्वायर का सम, मतलब किन्हीं दो का है, तो स्क्वायर तो पहले कर लिया, किस कौन से दो का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड आता है,
ये 6 है, ये 41 आया है, ये 35 आया है, तो दिख रहा है हमको इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू ये है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बोला है, हम लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ AC स्क्वायर। सही है, मतलब ये BC जो होगा वो हमारा क्या बन जाने वाला है, BC हाइपोटेनस बनने वाला है। तो बचा कौन सा पॉइंट, A, मतलब A पे राइट एंगल बन गया। समझ गए हो, क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत हो कोई टेंशन नहीं, जैसे हमने यहाँ पर समझने में दिक्कत कर दी कि ये रिस्पेक्टिवली इसके लिए दिया है, ना कि पॉइंट बोला है B पे हो रहा है। रिस्पेक्टिव मतलब पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर ये है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन C का पोजीशन वेक्टर ये, इसके लिए रिस्पेक्टिवली दिया है। और इसलिए मैंने आपको इतना सारा बताया कि बच्चे ये समझने में गलती करते हैं तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, स्क्वायर्स करके निकाल के रख देना है। किस दो का स्क्वायर का सम थर्ड आता है, अगर ऐसा हो जाए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए तो मैंने डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BAC इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ABC are vertices of right angled triangle। आगे ना, और यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए हम इसको ब्रैकेट कर देंगे और हेंस प्रूफ लिख देंगे। क्लियर, कुछ नहीं किया है अभी तक, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता था इसलिए हमने मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, 3 साइड्स निकाले ट्रायंगल के, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड होती है तो वो राइट एंगल होता है। ये तो 9th में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, 9th में देखते थे ना राइट एंगल है कि नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट वगैरह देखते थे, बस वही किया हमने। और एक और हम जब आगे हम जब डॉट प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे तब भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उस वक्त ये नहीं पूछा रहेगा कि आपको किस मेथड से करना, आपको मैग्नीट्यूड से भी कर सकते हो, आप डॉट प्रोडक्ट लेकर भी कर सकते हो, राइट। तो ये तो आप बाद में और बहुत सारे मेथड भी आएंगे, मत आगे समझ में आ ही जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। थोड़ा सोच लो, पढ़ लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो ये तो लॉ अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन होगा, सीधी बात है। अगर मैं AB प्लस BC करूं, AB देखो AB प्लस BC इक्वल टू क्या आता है, AC आता है। अब देखो ये याद रखो, अगर आपको दिक्कत हो कभी भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने के लिए हमने क्या बोला था, जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता गिनो। अगर ये A बार है, ये B बार है, तो एज ऑब्वियस ये क्या होगा, आप इस रास्ते से जाओगे ना, ऐसे इधर से गए A बार आया प्लस फिर ये ऐड कर दोगे B बार आया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी A बार प्लस B बार, क्योंकि आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचे हो। एक रास्ता ये है ऊपर वाला, एक रास्ता इधर से घूम के जाने वाला है। तो जब भी घूम कर जा रहे हो तो जितने जितने टूट टूट के बनेंगे सबको ऐड कर लो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। और एक चीज याद रखना है कि अगर AB बार है, मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ BA बार, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई वेक्टर था, उसका नाम हमने दिया था AB बार, और अगर आपने उसको रिवर्स कर दिया आपने ऐसा लिख दिया BA बार, मतलब आपने रिवर्स कर दिया, मतलब निगेटिव ले लिया। तो निगेटिव वेक्टर को हम क्या बताते हैं, जैसे माइनस से बताते हैं, बस वैसे ही याद रखना। AB बार का अगर आपने नाम बदल के BA लिखा तो वेक्टर में उसको निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा ये तो हम देख चुके हैं ना, जिधर से डायरेक्टेड होता है, जहां से स्टार्ट हुआ वो पहले लिखते, जहां एंड हुआ वो बाद में लिखते। B से स्टार्ट हुआ A से एंड हुआ तो फिर ये आया ना, ये वेक्टर हुआ आपका BA बार, ये वेक्टर हुआ आपका AB बार। आप डायग्राम से देखकर दिख रहा है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है,
वो उनका डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। नेगेटिव वेक्टर्स में सिर्फ साइन का चेंज होता है, ए बार है तो उसका नेगेटिव टू माइनस ए बार हो जाएगा, अगर आप सिर्फ एक सिंगल पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो। बट आप अगर दो इसके फॉर्म में लिख रहे हो, ऐसे नाम में लिख रहे हो पॉइंट के फॉर्म में, तो हमने बताया था माइनस बाहर लगा देना। तो देखो आप ये समझ गए। तो चलो कौन सा गलत है ये हमको निकालना है, तो थोड़ा नीचे लाते और एक एक डिस्कस करते। बिना डायग्राम निकाले भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिना डायग्राम। एक तरीका है आपका डायग्राम निकालने का, सबसे बेस्ट तरीका डायग्राम मत निकालो, टेंशन का काम। हमने अभी देखा, मैं अगर ऐसे ही जाऊँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ऐसा ऐड किया ना, तो जब नेम सेम होता है ना, बीच वाला हटा दो, फर्स्ट का और लास्ट का ले लो, ए सी बार। तो ए बी प्लस बी सी किसको डिनोट करेगा? ए सी बार। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझ गए? बस उसी तरीके से देखो, फिर से समझो, ए बी प्लस बी सी, बी बी से मैं नाम ले लो ए सी, वही रिजल्टेंट देने वाला है। और ये ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन देखा ना हमने, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, वो तो ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन से देखेंगे। तो डायग्राम वगैरह निकालने का फिर आपका टेंशन नहीं रहता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। और एक बताया, अगर मैंने सी ए करा तो उसको माइनस में कर दोगे। समझ रहे हो? तो फर्स्ट वाला देखो, आपको फर्स्ट में क्या दिख रहा है? ए बी प्लस बी सी है, तो यहाँ पर बी बी सेम है, तो इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा? ए सी बार। और यहाँ पर है क्या पहले से? प्लस सी ए। तो सी ए को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो माइनस ए सी लिख सकता हूँ। मैंने एल एच एस सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमको दिख रहा है ये यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए सी बार माइनस ए सी बार, जीरो बार हो जाएगा, मतलब जीरो वेक्टर आएगा ना। मैंने बताया था ना, जब भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करते हुए जीरो आ जाए तो आप जीरो बार लिखोगे, जैसे मैट्रिसेस में होता था। मैट्रिसेस का कुछ सब्सट्रैक्शन करते हुए या कुछ ऑपरेशन करते वक्त जीरो आ जाए तो हम उसको जीरो मैट्रिक्स से डिनोट करते थे। उसी तरह हम वेक्टर में किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। क्लियर? तो आ रहा है ना, जीरो वेक्टर आ गया ना, तो ये तो हमारा सही है। एलएचएस सॉल्व करना शुरू किया हमने, आरएचएस आ गया। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड में क्या दिखेगा? ये तो फर्स्ट का है, तो ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन ए फर्स्ट वाला हमने देख लिया। अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो बी बी सेम है, ए सी ले लेंगे, बाद में दिया आपको माइनस ए सी, तो ये तो वापस जीरो आ गया, तो ये भी करेक्ट है, सही है, जीरो बार। अब थर्ड के लिए देख लो, उसमें भी देख लो, ए बी प्लस बी सी है तो ए सी बार आ जाएगा, बी बी सेम है ना, माइनस सी ए बार है। ठीक है, अगर इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ए सी, ये सी ए को उल्टा करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। सही है ना? इन बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो देख, माइनस बाहर है, सी ए को अगर ए सी करके लिखो तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस, तो ए सी बार प्लस ए सी बार, जो कि ट्वाइस ए सी बार हो जाएगा। मतलब ये थर्ड में एलएचएस सॉल्व करो तो ट्वाइस ए सी बार आ रहा है, आरएचएस नहीं आ रहा है, तो बस मिल गया हमको। हमारा आंसर क्या होगा? सी। सी गलत नहीं है। अगर एमसीक्यू है, अगर पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सा गलत नहीं है, गलत है वो बताओ, तो करो। डी पे आ जाओ, देखो डी पे फोर्थ वाला मान, देखो ए में फिर से लिखता हूँ, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, एल एच एस लिख रहा हूँ, एल एच एस। अब देखो यहाँ बी और इसमें भी सेम है, पर मेरे को सामने लाना पड़ेगा, तो मैं इसको अगर पलट के लिखूं तो निगेटिव देना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अब क्या बनेगा? ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार। अब मुझको यहाँ दिख रहा है सेम है, तो ये बन जाएगा ए सी बार। अब मैं इसको पलट के लिख दूंगा, पलट के लिखूंगा तो फिर सब्सट्रैक्शन साइन देना पड़ेगा, फिर से प्लस माइनस हो गया, तो ये जीरो हो गया, ए सी माइनस ए सी जीरो बार हो गया, तो ये तो आर एच एस आ गया ना आपका। मतलब फोर्थ, हमारा फोर्थ वाला भी करेक्ट है। समझ रहे हो? फोर्थ वाला भी हमारा करेक्ट है। हमारा गलत कौन सा है? थर्ड वाला। और वही बताया, इट इज नॉट ट्रू। यहाँ चीज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है बात, क्वेश्चन बात है आपको ऐसे एडजस्टमेंट करते आना चाहिए। ठीक है।
पलट के लिखना, बीच वाला सेम रहा तो फर्स्ट और लास्ट ले लेना, इस तरीके से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो देखो, बहुत काम की चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने पे जा रहे हैं। क्या बोला है, a बार एंड b बार आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। अगर a बार b बार कोलिनियर है तो हमको पता ही है ये तो सही आने वाला है कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है तभी तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। इधर देखोगे तो ये a बार इक्वल टू दिया है प्लस b बार, मतलब प्लस 1 पकड़ो, मतलब a बार इज इक्वल टू b बार पकड़ लो, वो तो इक्वल वेक्टर से हो गए। a बार इक्वल टू माइनस b बार, मतलब निगेटिव वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। मुझको बताओ, अगर इक्वल वेक्टर है तो वो तो कोलिनियर ही होते हैं ना, एक के ऊपर एक मान लो तो, या साइड में मान लो तो, a बार b बार मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, कोलिनियर तो रहेंगे आगे ना, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रहेंगे वो, समझ रहे हो। निगेटिव रहा तो उल्टा हो जाएगा, और क्या होगा, उल्टे बन जाएंगे वो, एक सीधा और एक बार बी बार, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उनका और डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, बट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रहेंगे, तो हमारा बी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट निकालना। सी द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बार एंड बी बार आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे ऐसा बोला है। ठीक है, ये तो हमको बताया यार, ऐसा नहीं हो सकता है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बार आर नॉट प्रोपोर्शनल, बराबर है वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर मैंने डायरेक्शन बदल दिया उसका तो कोलिनियर तो हो सकता है। ठीक है, कोलिनियर हो सकता है। और डी, बोथ द वेक्टर्स a बार एंड b बार हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मुझको बताओ, a बार एंड b बार आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। बोथ द वेक्टर्स a बार b बार हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, चलेगा नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझको बताओ। हमने देखा था ना, कोलिनियर जो वेक्टर्स थे उनको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, सही है ना, डायरेक्शन से कोई लेना देना है, सिर्फ सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये रॉन्ग हो गया ना हमारा, अगर आपको ये कंपोनेंट का पता नहीं है तब बताया, क्लियर है, क्योंकि उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, समझ, ये तो पता है ना, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बार एंड बी बार आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तो हम देख ही थे, अगर डायरेक्शन अगर अलग अलग कर दूं मैं थोड़ा सा तो नहीं आएगा, सही है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सी है ना वो भी इनकरेक्ट है, क्यों, हमको पता है क्या, जब दो वेक्टर्स थे तो हमने किया था ना, ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार, इसके कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया था, राइट, याद है, प्रोपोर्शनल प्रूफ किया था हमने, है ना। कंपोनेंट्स मैंने बोला था दो वेक्टर्स के, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 जो है हमारे, अगर प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक आ जाए रेशो तो हम बोल देते उसको कोलिनियर रहेगा, बट इस केस में यहाँ पर नॉट बोला है, तो ये भी तो इनकरेक्ट है ना, प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये हमारे बुक में थोड़ा टाइपिंग एरर है, कि नॉट नहीं होना चाहिए था, सी ऐसा रहेगा, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए बार एंड बी बार आर प्रोपोर्शनल, जो कि करेक्ट रहेगा, समझ गए। टेक्स्ट बुक जो पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा हमारा टाइपिंग एरर है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना आपके टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। डी जो है वो इनकरेक्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्लियर ही समझ रहे, ठीक है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेक्टर्स को कोलिनियर रहने के लिए, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैं छोटा वेक्टर बना लूं इधर, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो कोलिनियर बन जाएंगे ना, क्योंकि वो पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन पे, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। तो मेक श्योर सारे वीडियोस अभी तक जो हमने कवर किए वो पढ़ो, फिर क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देखो, पिच अगले नेक्स्ट सेशन को अटेंड करने से पहले, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।